नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 और 30। देखो, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। इसे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 29 और 30। और अनुच्छेद 29 और 30 स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है। और इसमें होता क्या है? इसमें है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यकों के लिए कल्चरल सांस्कृतिक अधिकार और उनके शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित अधिकार के यहाँ पर कुछ प्रावधान है। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक कहते किसे हैं, क्या क्राइटेरिया होता है अल्पसंख्यक का, भारत राज्य में कौन कौन सी जातियां अल्पसंख्यक में आती है, क्या क्राइटेरिया है, किस किस को आना चाहिए, किस किस को नहीं आना चाहिए, इन सभी बातों पर पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। तो अल्पसंख्यक की कोई भी डेफिनेशन हमारे संविधान में दी नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई डेफिनेशन दी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो माना जाता है कि पूरी की पूरी आबादी का अगर कोई भी जाति 50% से कम है, पूरी आबादी का कोई भी जाति 50% से कम है, उनको हम मानेंगे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के अंदर। और अब भारत राज्य की अगर बात करें तो देखो, भारत राज्य का कोई भी राज्य है उसमें दो प्रकार की माइनॉरिटी पाई जाती है, दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। एक तो होता है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एक होता है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, भाषा के आधार पर अगर अल्पसंख्यक की बात करें भारत राज्य में, तो देखो भारत राज्य में बहुत सारी बोली भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। हर 10 किलोमीटर में राजस्थान में अपनी भाषा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो भाषाई या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भारत राज्य में कम से कम 1369 है। 1369 ऐसी बोली भाषाएं हैं जो हम माइनॉरिटी में मानते हैं। और माइनॉरिटी का मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में बोली जाती है, जो खत्म होने की कगार पर है भविष्य में। तो इन 1369 में से 400 से ज्यादा बोली भाषाएं आने वाले 10-20 सालों में हमें खत्म होती हुई नजर आएगी। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में बहुत कम है। भाषा, ऐसी भाषाएं जो संख्या में बहुत कम है, भविष्य में जिनको खत्म होने का खतरा है। 1369 के आसपास बताया गया था 2011 के सेंसस में, और इसमें से 400 से ज्यादा खत्म होने की कगार पर है। तो ये तो होता है भाषा के आधार पर, ऐसी भाषाएं जो खत्म होने की कगार पर है, बहुत ही कम बोली जाती है। अब बात करते हैं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कौन कौन है। तो भारत में 6 जातियां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है। 6 धर्म धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक माने जाते हैं, इनकी संख्या कम है। सबसे पहले तो देखो, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इन पांचों को तो शुरुआत में अल्पसंख्यक डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जैन धर्म को लेटेस्ट ऐड किया गया है। जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है 2014 में। तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा या माइनॉरिटी का दर्जा मिला है 2014 में लेटेस्ट। तो वर्तमान में 6 ऐसे धार्मिक जातियां हैं जो भारत में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, मतलब इनकी संख्या कम है। कितनी है इनकी संख्या? देखो, मुस्लिम है 14.23%, ईसाई है 2.30%, सिख है 1.72%, बौद्ध है 0.70%, पारसी है 0.06% और जैन है 0.37%। तो टोटल कितना बनता है भाई? 19.3%। अभी भी 50% से कम है। अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पूरी आबादी का अगर कोई भी जाति 50% से कम है, उसे हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी में मानते हैं। तो 50% से अभी भी बहुत कम है। इन सबको भी आप ऐड कर दोगे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन इन 6 की 6 जातियों की 19.3% है। ठीक है, और हिंदू पॉपुलेशन कितनी है भारत राज्य में? 79.80 हिंदू पॉपुलेशन है। इन 6 जातियों को मिला दोगे तो 19.30% ये है। ठीक है, इसके अलावा जो बच गई है बहुत सारी जातियां हैं। तो ये वर्तमान में 6 जातियां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है। धार्मिक रूप से इनकी संख्या कम है। और ये डिसाइड कौन करता है कि अल्पसंख्यक किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है? तो अल्पसंख्यक बनाना है, नहीं बनाना है, निर्धारित करता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होगा, कौन सा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होगा। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम है। अल्पसंख्यक अल्प है जो संख्या में, माइनॉरिटी बोलते हैं। तो दोनों प्रकार की माइनॉरिटी भारत राज्य में पाई जाती है। अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं,
बहुत बार ऐसे सवाल उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि स्टेट वाइज, देखो माइनॉरिटी का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राज्य वाइज या स्टेट वाइज माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है। अगर राज्य वाइज या स्टेट वाइज माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाएगा ना, तो यहां पर 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है। कुछ 6 के समथिंग राज्य और 3 के समथिंग केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है। और इसके अलावा अगर स्टेट वाइज माइनॉरिटी का दर्जा दे दोगे ना, तो बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जैसे महाराष्ट्र राज्य में यहां पर मराठा लोग क्या है, बहुसंख्यक है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर जाते ही मराठी क्या है, अल्पसंख्यक है। गुजरात में गुजराती बहुसंख्यक है, लेकिन गुजरात से बाहर निकलकर गुजराती क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तमिलनाडु में तमिलियन क्या है, बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, लेकिन तमिलनाडु से बाहर निकलते फिर तमिलियंस क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा काम खराब होने का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, मछली बाजार बन जाएगा। भाई खुद के राज्य में तो बहुसंख्यक है, उस राज्य से बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो वो फिर उस राज्य के अंदर अपनी अल्पसंख्यक होने की मांग करेगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए गुजरात राज्य है, गुजराती राजस्थान में रहते हैं, तो गुजराती गुजरात के अंदर तो बहुसंख्यक है, लेकिन जो गुजराती राजस्थान में रहते हैं वो मांग करेंगे ना कि हम राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक हैं, तो यहां पे हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दो। तो हर एक राज्य से बाहर निकलने वाली जातियां ऐसे डिमांड करेगी, मांग करेगी, तो देश फिर खतरे में आ जाएगा। इसलिए स्टेट वाइज नहीं दिया जाता है, ठीक है। वरना स्टेट वाइज दिया जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 और 30 की। अनुच्छेद 29 प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को, जो अल्पसंख्यक है उनको बचाने का काम करता है। तो सबसे पहले दिखते हैं अनुच्छेद 29(1). अनुच्छेद 29(1) में लिखा हुआ है कि जो भी भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, अगर ये अल्पसंख्यक है तो इनकी संस्कृति को, भाषा को और लिपि को खतरा है, इनके कल्चर को, इनकी लैंग्वेज को और इनकी लिपि स्क्रिप्ट को खतरा है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी, तमिलियन स्क्रिप्ट अलग है, तेलुगु स्क्रिप्ट अलग है, पंजाबी स्क्रिप्ट अलग है, गुजराती स्क्रिप्ट अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, ठीक है। तो जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं ये 6 जातियां और ऐसे लोग जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, वो अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बचाएंगे कैसे, मैं भी बताने वाला हूं, 1 मिनट रुकना। अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 29(2) कहता है कि जब भारत राज्य कॉलेज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन देगा ना, उस वक्त इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किस वंश का है, किस धर्म का है, किस जाति का है और किस भाषा का है, उसकी रेस क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो भारत राज्य जब कॉलेज के अंदर शिक्षण संस्थानों में, जो सरकारी है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भारत राज्य जब एडमिशन देगा, प्रवेश देगा, तो वो इस आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा कि उसका वंश क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, किसका वो भाषा बोलता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक केस आया था 1951 में, चंपकम दोरायराजन वर्सेस मद्रास राज्य। तो चंपकम दोरायराजन मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए थे और इनको मना कर दिया गया था कि नहीं, यहां पर उन्हीं लोगों को एडमिशन दिया जाएगा जिनको आरक्षण है, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि बहुत ही बड़ा फेमस केस है और इसी के आधार पर पहला संविधान संशोधन किया भी गया था और इसमें कहा गया था कि भाई किसी भी इंसान के साथ भारत राज्य में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कॉलेज में एडमिशन देते वक्त कि उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, वंश क्या है। तो ये तो अनुच्छेद 29 कि कोई भी अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता हो, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आता हो, वो अपनी इन चीजों को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। और अनुच्छेद 29(2) में बताया कि जब भारत राज्य में कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले इसको माइंड में रखो कि अल्पसंख्यक लोग इनको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकेंगे। बचाएंगे कैसे? अरे संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन बचाएंगे कैसे, वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में है, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स।
तो जो शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे, हाँ इससे पहले देखो अनुच्छेद 30 को एक और नाम से जाना जाता है चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट। चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट में इसको कहते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी का नाम है। तो अनुच्छेद 30 एक कहता है, अभी मैंने आपको अनुच्छेद 29 एक बताया था कि अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रख सकते हैं। बचा कैसे सकते हैं? बचाएंगे कैसे? एक ही तरीका है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लो, शिक्षण संस्थान खोल लो, कोई ना कोई स्कूल कॉलेज खोल लो बचाने के लिए। तो इनको बचाने का एक ही तरीका है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लो, शिक्षण संस्थान खोल लो। और ये जो शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे एस्टैब्लिश कर सकते हैं और स्थापना तो करेंगे, और इनका मैनेजमेंट भी कौन करेगा? वो माइनॉरिटी खुद करेगी। गवर्नमेंट यहां पर इंटरफेयर नहीं करती है। माइनॉरिटी लोग अपने इन चीजों को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और इनकी स्थापना तो करेंगे, साथ में इनका मैनेजमेंट, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन या इनका प्रबंधन भी खुद माइनॉरिटी के लोग ही करेंगे, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मदरसा के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, उसमें उर्दू का ज्ञान दिया जाता है, उसमें जो मुस्लिम कल्चर है उसका ज्ञान दिया जाता है, उसके अंदर मुस्लिम जो स्क्रिप्ट है, उर्दू स्क्रिप्ट, उसका ज्ञान दिया जाता है, कोई नहीं रोकता। तो मदरसा इसका बेस्ट एग्जांपल है अनुच्छेद 30 का। मदरसा खोलने का मतलब है जो मुस्लिम समाज है वो अपनी संस्कृति को बचा रहा है, लैंग्वेज को बचा रहा है, ठीक है, वो अपनी लिपि को बचा रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, ये चीजें खत्म होने की कगार पर है, इसलिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलकर उनको कंजर्व कर रहा है, संरक्षित रख रहा है। वैसे ही बाकी जितने भी धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी है, ईसाई है, सिख धर्म है, ये लोग भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने इन चीजों को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये अल्पसंख्यक है, ये खत्म होने की कगार पर है, इसलिए इनको ये इजाजत मिली हुई है। और अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 30(2) कहता है कि जब भी भारत राज्य कोई सार्वजनिक सहायता देगा, किसको? शिक्षण संस्थानों को। जब भी भारत राज्य शिक्षण संस्थानों को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सहायता देगा, कोई एड देगा, तब वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये किसके अंडर आता है, माइनॉरिटी के अंदर। जैसे भारत राज्य 500 करोड़ रुपए का फंड देने वाला है कॉलेजों को, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि भाई ये माइनॉरिटी के आधार पर चल रहा है, कोई ना कोई माइनॉरिटी समुदाय का ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भेदभाव नहीं करेगा। वो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट को, जो अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थान चला रहे हैं ना, उनको भी उसको ऐड देना पड़ेगा। वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई ये लोग खुद चला रहे हैं, अपना मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं। अगर वो देना चाहता है ऐड, तो वो देगा, वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। जब वो सार्वजनिक सहायता करेगा, किन लोगों की? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, शिक्षण संस्थानों की। तो ये है अनुच्छेद 29 और 30। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।